वेलकम बैक नाज़रीन। 27वीं तरमीम पे हम डिस्कस करें, इसका कोई थोड़ा लीगली पहलू देख लेते हैं। हमारे साथ रियासत अली आज़ाद साहब मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। हमें ज्वाइन किया खालिद राजा साहब ने, ये भी सीनियर एडवोकेट है। आप दोनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू रियासत साहब, 27वीं आईनी तरमीम आ गई है, डिबेट हो रही है, इस पर कमेटी में डिस्कस हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल रिडेंडेंट हो गई है। क्या नुक्ता नज़र है आपका सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंबर बात यह है कि देखें, हमने 26वीं तरमीम को भी इसीलिए अपोज किया था और आज वक्त ने साबित किया कि इनका आइनी बेंच बनाना जिसकी हम मुखालफत करते रहे, हमने कहा था कि एक डेजिग्नेट कर दिया जाए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, चूँकि उस वक्त मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस हुआ करते थे, तो वो एक बेंच बना दे, वो इन केसेस को सुनते रहे। सिंपल ये सोल्यूशन थी, लेकिन इन्होंने बाय हुक और क्रुक 26वीं तरमीम ला के वहाँ पे आइनी बेंच बनाया, जो साबित हुआ कि वो गलत फैसला था और गलत तरीके से उसकी क्रिएशन थी। उसकी रीज़न ये थी कि देखिए, इन्होंने ग्राउंड लिया कि जी बैकलॉग है, पेंडेंसी बहुत है। उस वक्त कितने केसेस, कोई 58,000 थे, अब मेरा ख्याल 60-62,000। उन्होंने 4 से 5 केसेस का फैसला किया। उनमें इंपॉर्टेंट केस ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला था, जिसकी सीनियरिटी, वो भी उन्होंने कोई 3 महीने 4 सुनने के बाद डिसाइड नहीं किया, रिमांड किया है। यानी उस पे उन्होंने डिसाइड नहीं किया, रिमांड किया। तो आज ये 27वीं तरमीम लेके आ रहे हैं। ये मैं समझता हूं कि ये एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट है, चूंकि उसको जो अख्तियार दिया गया आर्टिकल 189 का कि इस कोर्ट की जजमेंट तमाम कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगी, तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट भी उसकी सबॉर्डिनेट कोर्ट हो जाएगी। और फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है उसके अंदर आप कह रहे हैं कि आईनी सारे मामलात देखे जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में भी तो सारे आईनी मैटर देखे जाते हैं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुतल्लक कोई ऐसा सवाल, कोई भी, यानी आप उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देख लें, उसकी एपलेट जुरिस्डिक्शन देख लें, आप रिव्यू जुरिस्डिक्शन देख लें, कोई वहाँ पे फैक्चुअल कंट्रोवर्सी पे तो केस नहीं आता। वहाँ पे तो लॉ पॉइंट ही होता है या कॉन्स्टिट्यूशन मैटर होता है, तो वो वहाँ पे आता है, तो वो ऑलरेडी अब इसके पास ये तमाम अख्तियारात, यानी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास आ जाएगी, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के पास आ जाएगी, एपलेट जुरिस्डिक्शन भी इसके पास आ जाएगी, फिर रिव्यू जुरिस्डिक्शन भी इसके पास आ जाएगी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास क्या रह गया? सुप्रीम कोर्ट के पास तो कुछ भी नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट को फिर ताले लगा देने चाहिए, क्या करना चाहिए फिर अगर सारी कुछ ही आईनी अदालत के पास चला जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहीं समझता कि ऐसी सूरत हाल है, इतनी दर्दनाक सूरत हाल है जिस तरह मेरे मोहतरम भाई रियासत अली आज़ाद साहब फरमा रहे हैं। ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का। ये जहन में रखिए कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था बिटवीन टू लीडिंग पार्टीज ऑफ द कंट्री, दोज आर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसमें भी ये तय हुआ था कि हम कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस्टेब्लिश करेंगे फॉर 6 ईयर। लेकिन मैं आता हूँ अब जो अगर आप दुनिया का जायज़ा लें तो दुनिया भर में मुतअद्दिद ममालिक हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कायम हैं। जर्मनी में 1951 में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम हुई, इटली में 1956 में हुई, ऑस्ट्रिया में 1920 में, स्पेन 1978 में, फ्रांस 1958 में, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, जापान, इन मालिक में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स मौजूद हैं। अब होता क्या था कि यानी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, जो समझने की बात है कि रियासत भाई भी जानते हैं, बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और मैं खुद ज़ाती तौर पे इस तजर्बे से गुजरा हूँ। तल्ख तजर्बा है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हमारी पिटीशन, ये जो सिविल केसेस हैं, जो क्रिमिनल केसेस हैं, जो टैक्स मैटर्स हैं, जो बैंकिंग मैटर्स हैं, साल हर साल से पेंडिंग पड़े, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन लेके बैठ जाते हैं। अभी आप देखें वो एक पिटीशन थी आज से कुछ अर्सा पहले कि जो वोट्स के सेनेट में वोट्स के रेज ऑफ हैंड्स के जरिए होना चाहिए या खुफिया वोटिंग होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़े तौर पे लिखा हुआ था कि उसका आप हाथ खड़ा करके वोट देंगे, लेकिन उसे एडजुडिकेट करते हुए 3 माह तक गुलजार साहब दी देन वाज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 3 माह तक उन्होंने लगा दिए। ठीक है, इस तरह के मैटर्स जब टेकअप किए जाते हैं तो जो आम लिटिगेंट है, जो जनरल पब्लिक है, जो पब्लिक एट लार्ज है, वो बुरी तरह से सफ़र करती है। लिहाजा इसकी ज़रूरत थी, और मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि पेंडेंसी बढ़ी। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो ये कहते हैं कि पिछले साल 60,000 से ऊपर 60,600 समथिंग केसेस थे जो पेंडेंसी थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो रिड्यूस होकर 56,000 समथिंग पे आ गए। 4,000 से ज़्यादा केसेस रिड्यूस हुए सुप्रीम कोर्ट में।
उसका मैं नहीं इसे करार देता कि कोई जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था इसकी बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी थी। उसकी बड़ी वजह यह भी है कि जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाई गई, उनकी तादाद में इजाफा हुआ। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं वैसे पिछले साल बिल्कुल 73 से ये रियासत भाई भी हम कई प्रोग्राम्स में इकट्ठे बैठे हैं, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा जो फर्म व्यू था इस हवाले से वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जगह, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जगह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एस्टेब्लिश होनी चाहिए ताकि वो अलग से अपना काम करें। अब होता यह है कि 11 बजे तक वो जजेस बैठे रहते हैं, अपना आम केसेस की समाअत करते हैं एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फिर वो चले जाते हैं कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से फिर वापस आना होता है, आके तो समाअत करते हैं। तो आप कह रहे हैं इससे फंक्शनिंग बेहतर हो जाएगी, पेंडेंसी कम होगी, फंक्शनिंग होगी, नई अदालत बन जाएगी, नई अदालत बन जाएगी। और इसमें कोई कबात नहीं, यानी ये लेजिस्लेचर का काम है कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन को तयन करना। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन अपनी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी तय हो जाएगी और रूल्स में तय। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। 43 जो इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हासिल था, फिर वो कमेटी को दे दिया गया। उसके तहत जो है एग्जीक्यूटिव इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए कोई भी केस टेकअप कर सकती थी सुप्रीम कोर्ट, वो ख़त्म कर दिया गया है साइनी तरमीम पे। उस पर डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।